नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश मानव और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत, जिद सच दिखाने की। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो इस बार बहुत ही दिलचस्पपूर्ण होने वाला है। क्योंकि दिलचस्पपूर्ण इसलिए होने वाला है क्योंकि इस बार का जो चुनाव है, एक तरफ इंडिया गठबंधन और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने अपने बड़े बड़े दावे कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि अब की बार 400 पार, वहीं इंडिया गठबंधन ये कह रही है कि 400 ऊपर की जो सीटें होंगी वो भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगी। उसी पे चर्चा करने के मेरे साथ बहुत ही शानदार शख्सियत मौजूद है, वीरपाल सिंह यादव। वीरपाल सिंह समाजवादी पार्टी में प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, संस्कृति प्रकोष्ठ में इससे पहले भी और कई सारी जिम्मेदारियां रही हैं। एक बार परिचय मैं आप लोगों का इनसे ही करा देता हूं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक्सप्रेस न्यूज भारत पे। धन्यवाद मुकेश जी। मैं सांसद प्रकोष्ठ में प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पे मौजूदा हूं और योजन सभा में जनरल सेक्रेटरी रहा हूं और सांसद प्रकोष्ठ में भी रहा हूं और उत्तर प्रदेश सरकार में उत्तर प्रदेश संगीत एवं नाट्य कला अकेडमी का मेंबर रहा हूं। सर, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी में आपने बहुत सारा योगदान किया, समाजवादी पार्टी में बहुत लंबे समय से आप काम करते चले आ रहे हैं, क्या लग रहा है आपको कभी इस तरीके का और कोई मौका नहीं मिला चुनाव लड़ने का? अब ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर है, जो जिम्मेदारी देंगे उसको निभाएंगे। और इस समय सबसे जो बड़ी बात है, चुनाव लड़ना नहीं है। इस समय जो देश में स्थितियां हैं वो स्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को खत्म करना चाहती है और देश को आजाद हुए तकरीबन 70 साल हो गया है। देश के अंदर पहली ऐसी सरकार है नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की, जिसने जनता के द्वारा सबसे ज्यादा रेवेन्यू टैक्स पे लिया है। उसके बाद केंद्र सरकार और राज्य सरकार नौकरी खत्म कर रही है और पूरे देश में एक ही मुद्दा है, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद। मंदिर मस्जिद का मैं विरोधी नहीं हूं, मंदिर भी बने, मस्जिद भी बने, गिरजाघर भी बने, गुरुद्वारा भी बने, लेकिन इसके पहले सबसे पहले नौजवान जो हमारे बेरोजगार हैं इनके लिए रोजगार पैदा करना सरकार की जिम्मेदारी बनती है। ठीक, तो रोजगार तो है नहीं कहीं, और जो भक्त लोग हैं उनके पट्टा जो चढ़ा है भक्ति का, वो उसके बावजूद भी कह रहे हैं देश के प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब रोजगार कहीं है नहीं मुकेश जी। रोजगार के नाम पर सरकार जीरो है। सबसे ज्यादा रेवेन्यू टैक्स पे भी जनता के द्वारा देश की पहली सरकार है जिसने लिया। उसके बाद रोजगार खत्म है, ये बात जनता जान गई है। और ओबीसी एससी समाज के लोग, जो भी हमारे पूरे देश में ओबीसी और एससी समाज के लोग हैं, पूरे देश में 10 साल में उन्हीं बहन और बेटियों के साथ में घटनाएं घटित हुई हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से देश और दुनिया के सामने, कैमरे के सामने बेखौफ होकर के बोल रहा हूं कि हमको कोई व्यक्ति बता दे कि जो सवर्णों के साथ में कहीं उनके बहन बेटियों के साथ में घटना घटित हुई हो। और ये सरकार कहती सबका साथ सबका विकास। कैसे सबका साथ विकास मान लिया जाए? किसानों पर गाड़ियां चढ़ाई जा रही है, उनको टिकट दिया जा रहा है। मणिपुर में बेटी को नंगा करा के परेड कराई जा रही है। विश्व में थू हो रही है। हाथरस में देख लीजिए, बेटी को सरेआम जो है, जो घटना घटित हुई उसके बाद रातों रात उसकी लाश को जलवाया जा रहा है ना। तो ये देश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। और जितने सब ये सब करने वाले लोग हैं, सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार से जुड़े हुए लोग हैं और सरकार का संरक्षण प्राप्त है। ठीक है, मोदी जी सर कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार, एक बार फिर मोदी सरकार। क्या लग रहा है आप लोगों को? आप लोगों का क्या आंकड़ा है? अब ये मुंह तो उनके पास है, प्रधानमंत्री जी के पास, और मुंह हमारे पास भी है। हम ऐसे कहते 500 सीटें जीत रहे हैं, लेकिन जीत किस आधार पर है हमको ये तो आप बता दीजिए। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये पूछना चाहता हूं कि वो 400 पार किस आधार पर जीत रहे हैं? उनका जो बेस वोट वो है क्या है और चुनावी मुद्दे उनके क्या हैं? वो कह रहे सर हमने बहुत सारा काम किया, बहुत सारी सड़कें बनाई, गरीबों को हमने आवास दिया, लोगों को राशन दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं। रोजगार के नाम पर हमको एक चीज बता दीजिए, कहां पर किसको रोजगार मिला है? और सड़कों के नाम पर हमारे साथ चलिए, आप देखिए सड़कों में कितने गड्ढे हैं। लखनऊ को राजधानी छोड़ दीजिए, दिल्ली को छोड़ दीजिए, आप छोटे जनपदों में चलिए, कहाँ पे गड्ढे भरे हुए हैं। आप चलिए, आपको मैं दिखाता हूँ।
बहुत सारे हाईवे बने हैं सर, नए नए हाईवे का निर्माण भी हो रहा है। रोजगार के नाम पर बता दीजिए हमको क्या मिला है। वो कह रहे हैं बहुत सारे लोगों को रोजगार दिया है हमने, मुद्रा लोन के तहत, स्वयं सहायता समूह के तहत बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं। प्रधानमंत्री की स्वरोजगार योजना है, मुख्यमंत्री की स्वरोजगार योजना है, ऐसी तमाम योजनाएं जिनसे युवा रोजगार पा सकता है। राशन की बात आपने कही, राशन, ये देश का नौजवान जानता है कि हम राशन हमें नहीं चाहिए, हमको रोजगार चाहिए। राशन क्यों देते हैं भाई? आप रोजगार दीजिए ना। आप ये भी तो बताइए कि 28% जीएसटी ले रहे हैं, देश की पहली सरकार है, सबसे ज्यादा जनता के द्वारा रेवेन्यू टैक्स पे लिया जा रहा है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कितनी इन्होंने बढ़ाई है, कितनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को इन्होंने बढ़ावा दिया है, कितनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई है जहां पर इन लोगों को रोजगार मिले। हमारे देश के जो बच्चे और बच्चियां एमबीए और बीबीए करके जा रहे हैं, जो नौकरी के पात्र हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही है। अब सांसद 5 साल के लिए जनता के द्वारा चुना जाता है, उसकी तनख्वाह मिलती है, उसके बाद जिंदगी भर उसको पेंशन मिलती है, और वही जो देश की सेवा करने हमारे देश का जवान जा रहा है, जिसकी वजह से हम सुरक्षित बैठे हैं इस देश में, उसको 4 साल के लिए अग्निवीर की योजना ला करके किया जा रहा है, उसके बाद उसे पेंशन भी नहीं दी जाएगी। तो वो कह रहे हैं सर और लोगों को मौका देना चाहिए, इसलिए हमने 4 साल के लिए रखा है। तो फिर ये सब पर लागू होना चाहिए ना। चुनाव जो लड़ने वाले लोग हैं उनके लिए भी एक क्राइटेरिया रखना चाहिए ना सरकार को, कि भाई हम अगर उनकी पेंशन खत्म करें तो हमको भी अपनी पेंशन खत्म करना चाहिए। असली जरूरत तो पेंशन की बुढ़ापे में होती है। भाई देश की हमने सेवा की और हमारे हाथ पैर नहीं चल रहे हैं, अब मान लो हमें कोई रोटी नहीं दे रहा है, जिंदगी भर हमने आपकी सेवा की, उसके बाद सेवा करने के बाद हमारी पेंशन भी खत्म हो गई, और आप चुनाव लड़ रहे हैं, उसके बाद आप अपनी पेंशन नहीं खत्म कर रहे हैं। ये तो कहावत वाली बात हो गई ना कि अंधा बाटे रूढ़ी और अपने कुल को फेंके। तो यही दशा होगी ना कि चोर चोर मौसेरे भाई। वो कह रहे हैं कि सर हमने अयोध्या में राम मंदिर का भव्य निर्माण कराया, आपकी जब सरकार थी, मुलायम सिंह की जब सरकार थी, तो मुलायम सिंह ने कार सेवकों पे गोली चलवा दी थी। देखिए, आरोप लगाने के लिए बहुत आसानी से किसी के ऊपर आरोप लगाया जा सकता है, लेकिन उसको साबित करने के लिए बहुत कठिन काम होता है ना। तो बात यह है कि हिंदू मुस्लिम करना ये बीजेपी का आज से पैटर्न नहीं है। जब से भारतीय जनता पार्टी बनी है तब से वो हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद कर रहे हैं। अगर रोजगार के नाम पर बात करिए, इनके पास कोई जवाब नहीं है। अयोध्या राम मंदिर पे जवाब दे दीजिए ना, अखिलेश जी क्यों नहीं गए? जाना चाहिए। हम आपसे ये भी तो पूछना चाहते हैं कि द्रौपदी मुर्मू को क्यों नहीं बुलाया गया, लाल प्रसाद आडवाणी को क्यों नहीं बुलाया गया? मंदिर का तबीयत खराब थी, वो उतारे इसलिए नहीं आ पाए। तो राष्ट्रपति का अपना प्रोटोकॉल था, तो रामनाथ कोविंद को बुला लिया जाता। ओबीसी एससी समाज का हमको बता दीजिए कौन वहां पे मौजूद था। जैसे सबके साथ और सबके विकास की बात करते हैं, तो वहां पर तो केवल एक पर्टिकुलर जाति विशेष के अलावा वहां पर अगर किसी को रोजगार मिला हो तो बता दीजिए। ब्राह्मण के अलावा वहां पर अगर कोई बैठा हो मंदिर में तो बता दीजिए। जैसे कहते सबका साथ सबका विकास, मैं छुआछूत नहीं मानता हूं, तो इसका मतलब मैं क्या समझूं? लाल प्रसाद आडवाणी को बुलाया नहीं, द्रौपदी मुर्मू को जाने नहीं दिया। राष्ट्रपति बनने के बाद में उसको, द्रौपदी मुर्मू को हमारी देश की प्रथम नागरिक है, उनको गंगा जल से पवित्र किया जा रहा है ना। तो अब अखिलेश यादव जी जब मंदिर में जाते हैं पूजा करने, तो वहां के लोग हिंदू मुस्लिम राइट कराने के लिए भाजपा के जिलाध्यक्ष अपने कार्यकर्ताओं को भेज करके मंदिर को धुलवाया जाता है। तो फिर आप गाय और भैंस पालने का काम तो यादव करता है ना, दूध तो वो दूहता है, गोबर वो फेंकता है, तो उसके दूध से जो चंदामृत बनता है उसको ये लोग क्यों नहीं अपवित्र मानते हैं? उसको क्यों खाते हैं? उसको क्यों चंदामृत बनाते हैं? तब तो सारे ब्राह्मण और सारे समाज को बांटा जाता है। हालांकि मैं किसी एक ब्राह्मण जाति या किसी जाति विशेष को मैं टारगेट या उसको नहीं कहना चाह रहा हूं, लेकिन जब अखिलेश यादव के जाने से मंदिर धुला जाता है, वो शूद्र हैं, तो फिर दूध भी उनका नहीं खाना चाहिए यादवों का, अगर यादवों से इतनी नफरत है तो। लेकिन आपकी सरकार में भी तो सिर्फ एक व्यक्ति विशेष जैसे मुस्लिम समुदाय का सबसे ज्यादा फायदा हुआ है, या आपकी जो बिरादरी है यादव बिरादरी का सबसे ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है? देखिए मुकेश जी, आरोप लगाना बड़ा आसान होता है। अगर माइनॉरिटी की आबादी 33% है तो उनके हिसाब से उनको हक मिलना चाहिए ना। और यादवों को, जो लोग कह रहे हैं यादवों को एक हमको चीज बता दी जो एक्स्ट्रा मिली हो। पुलिस की भर्ती हुई, सबसे ज्यादा बीएसपी सरकार थी तब भी यादव भर्ती हुआ था। अब वो दूध माठा खाएगा तो सेना में भर्ती ही होगा। ऑफिसर्स हमारे कितने हैं, आईपीएस कितने हैं, आईएएस कितने हैं?
तो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं ना, फिर आप लोग आगे डेवलपमेंट करना चाहिए, आपको बनाना चाहिए। इस देश में इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में 3600 सवर्ण बिरादरी के लोग हैं, जिसमें से 3300 खाली ब्राह्मण हैं। बाकी कोई समाज पढ़ाई नहीं करता है। क्रीमी लेयर का कानून लगा करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? हम तो कह रहे हैं आरक्षण खत्म हो, हम कहाँ कह रहे हैं आरक्षण खत्म हो, लेकिन पूरा एक तरह से सब खत्म हो और आरक्षण जो मिलना चाहिए वो जो लोगों की आय है उस हिसाब से मिलना चाहिए, जो उस पात्रता की श्रेणी में आते हैं उनको आरक्षण मिलना चाहिए। ठीक है। और मोदी जी ने कहा है कि सर आपकी पार्टी के अखिलेश यादव और राहुल गांधी, ये दो लड़कों की जो जोड़ी है पिछली बार भी फिसड्डी साबित हुई है, इस बार भी साबित होगी। ऐसा है, देखिए पूरे देश को भारतीय जनता पार्टी ने सीबीआई और ईडी का डंडा दिखा करके पूरे देश को डरा करके रखा है, तानाशाही किया है। इसके पहले जो सरकारें थीं वो लोगों का अधिकार नहीं छीनती थी, धरना प्रदर्शन करने का उनको पूरी छूट थी और सरकारें उनकी बात को सुनती थीं। ये देश की सरकार तानाशाही कर रही है। अभी किसानों का जो आंदोलन हुआ, हम लोगों की जमीनें जो छीन रहे थे, अडानी और अंबानी को दे रहे थे, उसके लिए जब किसानों ने आंदोलन किया तो उन्हें खालिस्तानी और पाकिस्तानी कहा गया, है ना। तो जब उनको खालिस्तानी पाकिस्तानी हमारे किसानों को कहा गया, उन पर 3 डिग्री टेम्परेचर में ठंडी में पानी के फौहारे छोड़ाए गए और देश में ये तानाशाही सरकार कर रही है और इसके अलावा कुछ नहीं कर रही, केवल दो लड़कों की कर रही है। हम सिर्फ 2 लड़कों की जोड़ी की बात कर रहे हैं, आप दूसरे मोड में ले जा रहे हैं। नहीं, मैं दूसरे मोड़ पे नहीं ले जाना चाह रहा हूं, मैं आपका ध्यान आपको वहीं पे लाना चाह रहा हूं। दो लड़कों की जोड़ी क्या कमाल कर पाएगी, ये बताइए आप उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल कमाल करेगी। इस समय देश में ओबीसी और एससी समाज ये जान गया है कि मेरा अगर कोई भला कर सकता है तो देश में अगर कोई महंगाई के खिलाफ लड़ाई लड़ा है और राहुल गांधी लड़ा है और कोई नहीं लड़ा है, गोदी मीडिया कहां दिखाएगी? गोदी मीडिया तो उन्हीं के कितने चैनल मोदी जी ने खरीद लिए हैं। मेरा सा स्लोगन है जिद सच दिखाने का। नहीं तो आपके जैसे जो चैनल बचे हैं उन्हीं से लोग उम्मीद कर रहे हैं। जैसे अब देश में इस तानाशाही की सरकार के खिलाफ किसी की हिम्मत नहीं है, अगर सच बात आप भी दिखा देंगे तो आपको सीबीआई और ईडी का डंडा दिखाया जाएगा, कल आपका चैनल बंद करा दिया जाएगा। मुकेश मानव उनमें से डरने वाले नहीं है। अच्छा ये बताइए सर, राहुल गांधी इस बार रायबरेली से चुनाव लड़े हैं, भाजपा ये आरोप लगा रही कि वो डर गए हैं अमेठी, इसलिए उन्होंने सीट छोड़ दी है। इस पर जवाब मैं आपको बाद में दूंगा, पहले आप 2 लड़कों पर सवाल कर रहे थे। पहली बात तो राहुल गांधी लड़के नहीं है और ये लोग लड़के कह करके इनकी एक मंशा है और साजिश है कि लड़का कह करके बदनाम करना। लड़का का आप कितनी उम्र को आप गिनते हैं, किस साल का लड़का कहा जाता है? राहुल गांधी की कितनी एज है? मोदी जी के लिए छोटे है ना, इसलिए उन्होंने कहा है 2 लड़कों की जोड़ी। अच्छा, मोदी जी लिखते हैं, मोदी जी ने कहा है। नहीं, मोदी जी ने कहा है, मैं उनका सम्मान करता हूं, देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन राहुल गांधी इस देश के नेता हैं, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, तो आप उन्हें लड़का नहीं कह सकते हैं। सदैव सम्मान कुर्सी का होता है, ये प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और जो लोग राहुल गांधी को पप्पू कहते हैं उनको ये जानकारी होनी चाहिए कि राहुल गांधी उस यूनिवर्सिटी के टॉपर हैं जो विश्व की टॉप क्लास की यूनिवर्सिटी है, उसके वो टॉपर हैं। और एक भी बयान उनका कोई ऐसा नहीं आया है जिसमें उन पप्पू साबित हो। लेकिन जो भक्त लोग अपने नेता के द्वारा कहे गए बयानों पर उनको अमल होना चाहिए कि उन्होंने क्या कहा है। कौन कहता है मैं हेलीकॉप्टर बाई रूट आया? कौन कहता है गुरु नानक जी, संत कबीर जी, दामोदर जी इस पत्थर पर एक साथ बैठ के धर्म की चर्चा करते थे? कितना अंतर है मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। 600 साल का अंतर है। आप बता दीजिए जरा पप्पू कौन साबित हुआ? और राहुल गांधी का और अखिलेश यादव का हमको एक बयान दिखा दीजिए। अखिलेश यादव वेल क्वालिफाइड है। अखिलेश यादव ने इस प्रदेश में जितना विकास किया है, देश को 70 साल आजाद हुए हो गए हैं, इतना विकास किसी नेता ने नहीं किया है। और रही बात, आपने कहा कि यादवों का फायदा हुआ है, ऐसा नहीं, ये आपके कुछ मीडिया के चैनल लोग कहते हैं। अब 100 नंबर की व्यवस्था जी क्या यादव ले रहा है? कैंसर इंस्टीट्यूट बनाया क्या यादव ले रहा है? 1090 की व्यवस्था दी क्या यादव ले रहा है? एम्बुलेंस की सेवा यादव ले रहा है? और 25 लाख रुपए कैंसर जैसी असाध्य बीमारी को दे करके अखिलेश यादव ने कानून बनाया कि विधायक अपनी विधायक निधि से कैंसर जैसी बीमारी असाध्य को अपनी निधि से 25 लाख रुपए दे सकता है, क्योंकि उनके जनता के जो दर्द था वो अखिलेश यादव ने एहसास किया
कि हर जनता मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंच सकती है, विधायक से आसानी से मिल सकती है, तो अखिलेश यादव ने जनता के दर्द को पहचाना है। अखिलेश यादव जैसा नेता नहीं हो सकता, और देश का नेता हमारे राहुल गांधी है, और इस देश में महंगाई के खिलाफ अगर कोई लड़ा है तो उस शख्स का नाम है राहुल गांधी। ठीक है, क्या लग रहा है सर, कन्नौज से अखिलेश जी चुनाव लड़ रहे हैं, मैनपुरी से डिम्पल जी, क्या लग रहा है चुनाव जीत पाएंगे? इंडिया के आगे कोई लड़ाई में नहीं है महाराज, आप कौन सी बात कर रहे हैं? उनका बेस वोट हमको बता दीजिए। ओबीसी एससी सब यूनाइट होकर के एक वोट दिया है, उनको मालूम है कि संविधान जो बदलने जा रहे हैं, अब बताइए काम के नाम पर, रोजगार के नाम पर इनके पास कुछ है नहीं। अब उसके बाद ये संविधान भी बदलने जा रहे हैं, और मैं एक स्टेटमेंट सुनवा रहा हूं, कहीं तो मेरे पास फोन में रखा है, मैं स्टेटमेंट सुनवा दूं गृह मंत्री जी का। वो कह रहे हैं कि ये जो आरक्षण है गैर संवैधानिक। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, गैर संवैधानिक आरक्षण है, उसको कह रहे मैं खत्म कर दूंगा। तो 10% का आरक्षण किसको दिया गया? क्या लग रहा है ये संविधान बदलने वाले हैं? बिल्कुल बदलेंगे। आप कहिए तो मैं स्टेटमेंट सुनवा दूं। नहीं, मैं सुन लूंगा। क्या लग रहा है सर, आप लोगों की कितनी सीट आ रही है उत्तर प्रदेश में और देश में? उत्तर प्रदेश में 50-55 के ऊपर सीटें जाएंगी। 55 में कतई संदेह नहीं है सीटों में। इंडिया की सरकार बनने जा रही, 4 तारीख को रिजल्ट आने जा रहा है, और देश के नेता राहुल गांधी ने जो देश में महंगाई के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, ये पूरा देश जानता है कि ये तानाशाही की जो सरकार थी, जिसने किसानों पर 3 डिग्री टेम्परेचर में पानी के फौहारे छुड़वाए हैं, वो दिन लोग भूलेंगे। वो दिन भूलेंगे जब कोरोना काल में लोग नंगे पांव हजारों किलोमीटर यात्रा करके आए हैं, वो दिन भूलेंगे। वो दिन भूलेंगे जब हाथरस की बेटी को रातों रात जलाया गया है। वो दिन भूलेंगे जब लखीमपुर खीरी में किसानों पर गाड़ियां चढ़ाई गई हैं। वो दिन भूलेंगे लोग जब मणिपुर में बेटी को नंगा करा करके परेड कराई गई है। और मुझे तो शर्म आती है कि मैं भारत में कि अब सरकार नाम की कोई चीज है। और भाई यूट्यूब सभी लोग देखते हैं, अलवर्ड देखता है, तो उसमें भारत में रहने वाले लोगों को भी शर्म आती है कि देश की सरकार क्या कर रही है, उस पर एक्शन क्यों नहीं ले रही। और प्रधानमंत्री जी दिल्ली में बैठे रहे, लेकिन उनको संवेदना व्यक्त करने के लिए प्रधानमंत्री जी के पास समय नहीं था। मैं प्रधानमंत्री जी को गलत नहीं कह रहा हूं, ना उन्हें गलत ठहरा रहा हूं, उनकी नीतियों का विरोधी हूं। क्या लग रहा है प्रधानमंत्री जी झूठ बोलते हैं? हमको सच बता दो एक बात, झूठ तो बोलते ही हैं, वो झूठ के अलावा कुछ उन्होंने किया ही नहीं है। लेकिन वो और एक इंटरव्यू में उनके गृह मंत्री जी ने खुद कहा कि 15 लाख का जुमला है, ये सब जानते हैं। तो झूठ तो वो बोलते हैं, लेकिन हमको पूरे देश के लोग बता दे कि उनका एक सच बता दे खाली, और पूरे देश के लोग ये बता दे कि प्रधानमंत्री जी ने रोजगार कितना दिया है, प्रधानमंत्री जी ने महंगाई कितनी कम की है। एक स्मृति ईरानी जी हैं, ठीक है, वो भी बड़ा मीडिया में चर्चा में रहती हैं। जब 400 का सिलेंडर था तो मनमोहन जी को चूड़ियां भेजी थी, अब 1200 का सिलेंडर है, उनका मुंह नहीं खुलता है। ठीक है सर, अब समय इजाजत नहीं देता, एक आखिरी सवाल, कल 1 तारीख है, आखिरी चरण का चुनाव है, क्या लग रहा है, किस तरीके से आप देख रहे हैं, कितनी सीट आपकी आ रही है, क्या लग रहा है इस बार? मोदी जी कह रहे हैं कि विपक्ष का सूपड़ा साफ हो रहा है। ऐसा है, मोदी जी ये जान चुके हैं, जो 400 का पार जुमला बोलते थे वो जुमला खत्म कर दिया। उनको मालूम है कि मैं सरकार में नहीं आ रहा हूं। इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है। उत्तर प्रदेश हरियाणा में खाता नहीं खुलेगा, पंजाब में खाता नहीं खुलेगा, केरला में कभी खाता नहीं खोल पाए, और उत्तर प्रदेश बिहार में 50 सीट, उत्तर प्रदेश में 55 से 60 सीटें अकेले इंडिया अलायंस जीतने जा रहा है। अब हमको आप बता दीजिए सरकारें कहां से बना रहे हैं। ठीक है, तो आपने देखा मेरे साथ वीरपाल सिंह यादव जी मौजूद थे। जिस तरीके से एक्सप्रेस न्यूज भारत के सवालों का जवाब आपने बड़ी बेबाकी के साथ दिया। कल 1 तारीख है, आखिरी चरण का चुनाव है, देखना यही होगा जो अपना प्रोग्राम है मेरा देश मेरी सरकार, इस बार देश में किसकी सरकार बनती है, किसकी जीत और किसकी हार होती है। आप लोग देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज भारत, जिद सच दिखाने की।